तो और मेरे भाई लोग कैसे हो सभी। मैं होप करता हूँ कि तुम सभी अच्छे होगे एंड सेफ होगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में एक्टिव हो तो तुम्हें पता होगा कि इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट्स हाईवे ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो चुके हैं एक बड़े लेवल पे, क्योंकि 2019 से ई स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस 5 से 6 साल के अंदर इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रॉफी नहीं आया या वो से परफॉर्मेंस हमें देखने का नहीं मिला है। तो इसी के रीजंस के बारे में अपन बात करेंगे। एंड अगर तुम्हें कोई वीडियो सजेशंस देने हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही और कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। ये पूरा वीडियो में पॉइंटर्स में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि जो रीजंस हैं उनको मैं पॉइंट वाइज तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो मेरे भाई पॉइंट नंबर 1 है हैकर्स इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। अगर अपन एक नॉर्मली बात करें, एनालाइज करें इंडिया में ई स्पोर्ट्स इवेंट्स को, तो भाई ऑलरेडी बहुत कम है जब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं बाहर के ई स्पोर्ट इवेंट्स से। और जब इतने कम इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, लाइक कुछ ही गिने चुने गेम्स के होते हैं। गिने चुने गेम्स भी क्या बोलोगे, सबको पता है सिर्फ पबजी का होता है। पबजी के साथ कुछ गेम्स लाइक वैलोरेंट, COD और CS:GO जैसे गेम्स का होता है। और जब इनके कुछ थोड़े से इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के भी हमें अंदर देखने को मिलते हैं हैकर्स। अगर अपन बात करें 2018 की, तो तुम सभी को इवेंट याद होगा जब CS:GO का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था और एक प्लेयर ने गेम को हैक किया था। उस इवेंट से लेके आज तक भी, आज 2024 चल रहा है 2018 से, तब से लेके आज तक भी इंडिया में बहुत सारे ऑफिशियल इवेंट्स के अंदर, स्पोर्ट इवेंट्स के अंदर हैकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि गेम कंपनीज को या फिर स्पॉन्सर्स को इंडिया के अंदर ऑफिशियल टूर्नामेंट करवाने के लिए इन्वेस्ट करने से दूर रखती है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, स्लॉट देंगे तो यहाँ तो हैकर आ जाएंगे, और फिर वो हैकर आएगा तो इंटरनेशनल लेवल पे उस गेम की और उन इन्वेस्टर्स की बेइज्जती होगी, उनका पैसा डूबेगा। तो फिर कोई भी कंपनीज यहाँ पे ज़्यादा ई स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं कराना चाहिए भाई। तो हमें अगर इंडिया में ई स्पोर्ट के इवेंट्स बढ़ाने हैं तो हैकर्स को लेके हमें इंडिया में सबसे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गेम कंपनीज को भी और हमें भी मॉरली समझना पड़ेगा कि भाई हैकिंग से गेम जीतना कोई स्किल वाला काम है। और भाई ये जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी तुम्हें बताए, वो सारे पॉइंट्स स्टिल एक पुराने इवेंट के थे जब इंडिया में ई स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा था, इमर्ज हो रहा था। बट अगर हम लोग रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में भी हम लोग देख सकते हैं कि BMPS के अंदर इग्नाइट गेमिंग हैक कर रही थी, और वो लोगों ने इतना ज़्यादा हैक किया कि वो लोग आराम से लैन टूर्नामेंट के लेवल तक पहुंच गए, और फिर वो लोग एंड अप करते हैं लास्ट पोजीशन पे। तो जब इंडिया जैसी कंट्री में इस तरीके से हैक्स होंगे तो कैसे कोई कंपनी या फिर कोई इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। और भाई ये वाला जो रिसेंट का हैक हुआ है ना, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग था। और भाई इस तरीके से हैक्स होंगे तो कोई भी इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई भी कंपनी क्यों ऑफिशियल टूर्नामेंट्स कराना चाहेगी। और ये इशू इतना बड़ा है, इस चीज़ को स्काउट ने भी एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो डाल के एड्रेस किया है। तुम लोग ये क्लिप देख सकते हो। हैकर्स प्रो सीरीज कब से भाई, यही तो है भाई। यहाँ पे हैकर्स अगर लाइन पहुँच गए हैं, जितना देखो मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है, बट इतना 110% गारंटीड पता है कि जो लोग आज से 2 साल पहले बैन हुए थे, वही लोग आज लैन खेल रहे हैं नाम बदल के। आई डोंट गेट इट भाई, कैसे हो गया ये। मतलब इतने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बावजूद एक आदमी का जब डिटेल्स जाता है, आई थिंक वो तो सेम ही होना चाहिए जो हैकर का था। जो लौंडे, सिंपल आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। जो लोगों को बैन मिला था कि ये हैकर है, घोषित कर दिया गया था, यही लौंडे अपना नाम बदल दिया। मतलब समझ लो कि मैं हैकर हूँ, ठीक है। अब मेरे को बैन मिला उस टाइम पे, परमा बैंक के हैकर हो गया, मेरी आईडी बैन हो गई भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1-1.5 साल बाद वापस हैक लगा के तो खेल लिया हूँ, बट नाम बदल दिया हूँ। बट भाई ये ST8 समथिंग के पीछे मेरा कुछ तो असली डिटेल होगा। आधार कार्ड ये सब तो हम डिटेल देते हैं ऑफिशियल्स को। तो मेरे को नहीं पता कि 2 साल पहले जो लोग बैन खाए हैं वो आज के रेट पे लैन पे खेल रहे हैं और मारा पीटी कर रहे हैं लैन पे जाके। एक पता क्या हो रहा है, पहले हैक करते थे ना, उन लोगों को शर्म आता था आने के लिए सामने में। अब लोग हैक करके अपने साथ बंदे लेके जा रहे हैं लैन पे कि हमें अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम मारा पीटी करेंगे। पॉइंट नंबर 2 जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम।
भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि देखो, अगर तुम्हें ई स्पोर्ट्स जैसी चीज़ खेलनी है तो ई स्पोर्ट्स जैसी चीज़ खेलने के लिए काफ़ी यंग एज से हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में एंगेज रहना पड़ता है, थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ता है। पर इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है भाई, वो तुम्हें एक नॉर्मल सा जॉब करने वाला बंदा बनाती है। इंडिया में तुम्हें अलग अलग एस्पेक्ट से लाइफ के डील करना और अलग अलग जो करियर ऑप्शन है उनके अंदर घुसना, ये सब कुछ गाइडेंस हमें नहीं मिलता है। हमें इंडिया में सिखाया जाता है सिर्फ रटो, पढ़ो और जॉब करो। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम है भाई। अगर तुम लोग बेसिक लेवल पे देखोगे ना बाहर की कंट्रीज में, तो वहाँ पे ई स्पोर्ट्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जब ई स्पोर्ट्स एज अ सब्जेक्ट बाहर पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें सिखाई जा रही है, एनकरेज की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया में वो चीज़ गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं दे रही है। यहाँ पे सिर्फ अगर तुम एक 11th 12th के बच्चे हो तो तुम्हारे पास करियर ऑप्शन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना कॉमर्स फील्ड में, साइंस में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है नीट जेई देना, और तुम अगर आर्ट्स की फील्ड से हो तो सिविल सर्विसेज करना। भाई जब बच्चा ऐसे मेंटेलिटी के साथ पढ़ा होगा तो फिर वो कैसे ई स्पोर्ट्स खेलेंगे? ठीक है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी एक प्रॉब्लम है। हमें बच्चों को काफ़ी यंग एज से ई स्पोर्ट्स या फिर नॉर्मल जो स्पोर्ट्स होते हैं और जो करियर ऑप्शन देते हैं उनके अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़रूरत है चेंजेस लाने की। बात करते हैं पॉइंटर नंबर 3 की, जो कि है हमारे इंडियन पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना भाई, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंडिया में तुम्हें काफ़ी अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स या फिर तुम्हें इंडिया में काफ़ी अच्छे जो है ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं उनके आगे करियर के सिर्फ 3 या 4 ही ऑप्शन हैं। जैसा कि मैंने अर्लियर तुम्हें बताया, सीए कर लो, डॉक्टर कर लो, आईआईटी कर लो और सिविल सर्विसेज कर लो, यूपीएससी कर लो। तो इंडियन पेरेंट्स का भी जो माइंडसेट है ना भाई, उसको चेंज में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं होगा तो बच्चे जब यंग एज में अगर ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट उनके मम्मी पापा से ही मिल सकता है। और भाई देखो, ये जो भी टाइम चल रहा है ना, ये टाइम वो टाइम नहीं है कि हमारे इंडियन पेरेंट्स हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकती है डिवाइस में इंतजाम। इंडियन पेरेंट्स आज के टाइम पे सच में काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट हैं। वो डिवाइसेस या फिर थोड़ा सा एक एंट्री लेवल का मोबाइल या पीसी दिला सकते हैं जिससे बच्चा एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता है अपनी स्पोर्ट्स जर्नी को। और इवन अगर पेरेंट्स सफिशिएंट नहीं भी है ना भाई, तो सिर्फ उनका मेंटल सपोर्ट बहुत है। अगर बच्चे को पढ़ना है ना स्पोर्ट्स में, तो खुद भी दिन में 2 जॉब्स करके, 1 जॉब करके शाम को अपना ग्राइंड कंटिन्यू कर सकता है अपना डिवाइस परचेस करके। फिर मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जिनको स्पोर्ट्स प्लेयर बनना था, स्पोर्ट्स खेलना था, और उन्होंने 2 जॉब्स किए, बट उनके पेरेंट्स के सपोर्ट ना होने की वजह से, मेंटली उनको सपोर्ट ना मिलने की वजह से उन्होंने वो ड्रॉप किया और वो आज एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं या फिर एक नॉर्मल किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन तो उनका गेम प्ले इतना अच्छा था कि वो लोग T1 लॉबीज तक गए पबजी जैसे गेम में। तो इंडियन पेरेंट्स की भी भाई सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पॉइंटर की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आता है भाई मेंटेलिटी का। इंडिया में ना भाई देखो, ई स्पोर्ट्स को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है जो कि मैंने भी फेस किया था। देखो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो या फिर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हम सब ने कभी ना कभी स्पोर्ट्स खेलने का ट्राई किया है। इवन अगर हम लोगों ने ऑफिशियल मैचेस नहीं खेले तो टूर्नामेंट्स तो हम सभी ने खेले, चाहे हमने वैलोरेंट का स्पोर्ट्स खेला हो, चाहे हमने पबजी का स्पोर्ट्स खेला हो, चाहे COD का स्पोर्ट्स खेला हो। अब जब मैं उन चीज़ों को खेलने के लिए बैठता था या फिर उन चीज़ों को ग्राइंड करता था उन गेम्स के अंदर, जैसे मैंने वैलो के अंदर ग्राइंड किया है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने पबजी में भी किया है, तो वो जो टूर्नामेंट्स खेलने के लिए हम लोग ग्राइंड करते थे और हमारे पेरेंट्स को बताते थे, तो इंडिया में एक मेंटालिटी देखने को मिलता था यहाँ पे ई स्पोर्ट्स को एज अ गैम्बलिंग देखा होता है। एंड मुझे नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे आसपास के लोग गेमिंग को कैसे देखते हैं, बट भाई एक चीज़ समझो, इंडिया में गेमिंग को एज अ गैम्बलिंग ही देखा जाता है बहुत सारी जगह। इंडिया में ई स्पोर्ट्स को एज अ गेम ऑफ स्किल की जगह पे गेम ऑफ चांस समझ, जिस वजह से हमारे पेरेंट्स,
या फिर हमारे जो बड़े लोग या हमारे जो गार्डियंस हैं वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते वही। और जब हमारा मेंटालिटी ही ऐसा रहेगा तो फिर हम लोग किसी भी फील्ड में ग्रो कैसे बनेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंटर की तरफ, जो कि है इंडिया में भाई गेम्स की स्टेबिलिटी नहीं। क्योंकि एक बात समझो यार, अगर हम लोग किसी गेम पे बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें, हम लोग पबजी को 10-12 घंटा दे के ग्राइंड कर रहे हैं, 6 महीने में ग्राउंड किया, अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं किसी भी एक टूर्नामेंट के लिए, पता पड़ता है गेम उड़ गया। भाई ये जो एक डिफरेंस होता है ना गेम उड़ जाने का, मैं मानता हूँ कि जिन लोगों को ग्राइंड करना होगा वो गेम के बैन होने के बाद भी ग्राइंड कर, बट जब हमें श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि भाई गेम वापस आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, अगर गेम ही वापस नहीं आ रही है और हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है तो जो हमने कंटिन्यूस ग्राइंड किया था वो कंसिस्टेंसी तो चली गई ना हम, और बिना कंसिस्टेंसी के तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें हम लोग सक्सेस पा सकते, ठीक है। तो इंडिया में गेम्स की स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे गेम्स बैन हो जाती है फिर अनबैन हो जाती है, तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने में भी, और कंपनीज भी इन्वेस्ट करने से डरती है कि हम लोग इन्वेस्ट कर भी देंगे लेकिन हमारा गेम अगर बैन हो जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से मिट्टी हो जाए। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंटर की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में ना ई स्पोर्ट्स मतलब पबजी। जैसे इंडिया में होता ना कि हम लोग जो नॉर्मल स्पोर्ट्स होता है फिजिकल स्पोर्ट्स उसमें सिर्फ इंडियंस क्रिकेट खेलते हैं, वैसे ही इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ई स्पोर्ट्स का मतलब होता है पबजी। भाई एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है कि भाई समझो पबजी इज़ अ गुड गेम, पबजी के अंदर ई स्पोर्ट्स है, पबजी की जो क्राफ्टन कंपनी है वो इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करती है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी लेती है, डेट इज़ गुड, बट सेम एफर्ट हमें दूसरी गेमिंग कंपनी लाइक वो रियॉट गेम्स हो गई या फिर COD मोबाइल की कंपनी हो गई, उन कंपनी से हमें सेम एफर्ट तब मिलेगा जब हम लोग उन गेम्स को वैसा रिस्पॉन्स देंगे। इंडिया में दूसरे गेम्स को रिस्पॉन्स दिया ही नहीं जाता है तो फिर पे स्पोर्ट्स कोई भी कंपनी क्यों ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे प्लेयर्स ही नहीं होंगे उन गेम्स के तो फिर भाई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, एंड इंडिया में कभी भी स्पोर्ट्स वाइड वैरायटी में ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई अगर तुम एक ही गेम को खेले जाओगे तो वहाँ पे इतनी सारी टीम्स हो जाएगी कि इवन अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स भी होंगे ना तो अंडर टॉप्स को अपना इमेज बनाने में बहुत इशू है। तो भाई यही सारे कुछ पॉइंटर्स थे जो कि मुझे लगते थे मुझे डिस्कस करने चाहिए इस वीडियो में। अगर मुझे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स मिलता है तो शायद मैं सोल्यूशन वीडियोस, इनिशिएटिव वीडियोस और भी कई तरीके के वीडियोस मैं तुम्हें ला के दूंगा, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताता। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, बाय।